नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर एम शाउल हमीद, हिंदी विभाग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, पाठ्यक्रम अनुवाद आवश्यकता और स्वरूप। इसके अंतर्गत सप्ताह 4, व्याख्यान 18, अनुवाद क्या है, कला या शिल्प, अनुवाद एक विकसित विज्ञान, अनुवाद और भाषा विज्ञान परिचय। इसके अंतर्गत अनुवाद और भाषा विज्ञान परिचय 1 पर आज व्याख्यान होगी। अनुवाद और भाषा विज्ञान का क्या संबंध है, इसको हम देखने से पहले आज हम भाषा विज्ञान क्या है, ये आज के व्याख्यान में प्रमुख रहेगा। भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान नामक पुस्तक के अनुसार भाषा के विषय की वैज्ञानिक पढ़ाई करने वाले क्षेत्र को भाषा विज्ञान कहा जाता है। सामान्य भाषा विज्ञान का अर्थ है भाषा विशेष की तरफ ध्यान दिए बिना सामान्य भाषा पर ध्यान केंद्रित करना और भाषा से संबंधित सामान्य विषय तक ही हमारे अध्ययन को सीमित करना। उदाहरण के लिए, भाषाएं सबसे पहले कैसे उत्पन्न हुई हैं? प्रारंभिक भाषा का रूप क्या था? भाषा में उत्थान एवं बदलाव कैसे और क्यों हुआ? उन बदलाव के लिए क्या कारण काम कर रहे थे? क्यों कुछ भाषाओं में उत्थान या बदलाव तीव्र रूप से होता है जबकि कुछ भाषाओं में ये मंथर गति से होता है? भाषा में कौन कौन सी प्रमुखताएं हैं? मानव भाषा को मानव विज्ञान की भाषाओं से पृथक करने वाले कौन कौन से संकेत हैं? कैसे धीरे धीरे एक भाषा से कई उच्चारण और भाषाएं उत्पन्न होती हैं? उदाहरण के लिए, एक ही भाषा शास्त्र से हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी, असमिया, उड़िया, नेपाली, सिंहली जैसी भाषाएं और सैकड़ों उच्चारण उत्पन्न हुए हैं। इस पर हम जो है विचार करेंगे तो भाषा विज्ञान को हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो भाषा विज्ञान जो है वो हमें पूरी तरह से उस भाषा का विकास पर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। जैसे हम उत्तर और दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण के लोग दक्षिण की भाषाओं को आसानी से समझ सकते हैं, उत्तर के लोग उत्तर की भाषाओं को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो पंजाबी है, गुजराती है और यहाँ बंगला है, मैथिली है, भोजपुरी है, इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, मतलब समझ पाएंगे, मतलब समझ जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तो दक्षिण के भाषी समझ जाते हैं उस भाषा को। तो ये कैसे संभव है? अनुवाद में हम एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में प्रकट करते हैं। दूसरे शब्दों में अनुवाद भाषा का परिवर्तन है। इसके लिए यह भाषा के विज्ञान अर्थात भाषा विज्ञान के साथ सीधे संबंध रखता है। अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में किया जाता है। भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न विषय, भावों, क्रियाओं आदि के लिए अलग अलग ध्वनि व्युत्पत्ति होते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न व्याकरण होते हैं। उदाहरण के लिए कारक, लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि को प्रकट करने के लिए अलग अलग संरचनाएं होती हैं। अनुवाद में मूल भाषा की ध्वनि उत्पत्ति या शब्दों की जगह पर लक्ष्य भाषा की ध्वनि उत्पत्ति या शब्दों को रखा जाता है। ध्वनि उत्पत्ति को परिवर्तन करने के साथ साथ अनुवाद में मूल भाषा की संरचना की जगह पर लक्ष्य भाषा की संरचना को भी लाना आवश्यक है। अब अनुवाद क्या है? अनुवाद दूसरी भाषा को में परिवर्तित करना है। तो दोनों भाषाओं को समझ है, व्याकरणिक रूप से, संरचनात्मक रूप से। अनुवाद में एक भाषा में कहे गए विषय को दूसरी भाषा में लाया जाता है। इसके लिए दो बातें की जाती हैं। मूल भाषा के शब्दों की जगह पर लक्ष्य भाषा के शब्दों का उपयोग करना, ये तो सामान्य है। मूल भाषा में एक शब्द है, उसका प्रयोग लक्ष्य भाषा में करना। मूल भाषा की संरचना की जगह पर लक्ष्य भाषा की संरचना का उपयोग करना। अब वहाँ पे एक संरचना है तो उसका उपयोग यहाँ करना है।
एक भाषा के शब्द और उसकी संरचना के स्थान पर दूसरी भाषा के शब्द और उसकी संरचना को लाने के लिए दोनों भाषाओं की तुलना जरूरी है। अगर हम ये तुलना नहीं करेंगे तो हम अनुवाद नहीं कर सकते। इस प्रकार अनुवाद मूल रूप से दो भाषाओं की तुलना पर आधारित है, इसलिए ये भाषी तुलना के सीधे संबंध में है। तुलना संबंधी भाषाएं सिद्धांतों के आधार पर तुलना मूल और लक्ष्य भाषा के बीच कितनी अच्छी तुलना में जो विषय मौजूद है, मतलब माल मौजूद है, अनुवाद उतना ही श्रेष्ठ होगा और उतने ही न्यून अवधि में किया जाएगा। तो एक विषय को दूसरी जगह, एक सामग्री को दूसरी जगह सामग्री, तो जब हम उसकी अच्छी तरह से तुलना करेंगे तो जो सामग्री उपलब्ध है उस पर हम ध्यान दें तो वो उतना ही श्रेष्ठ और अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जाएगा। तुलना शब्द समूह और भाषा की संरचना दोनों के लिए होती है, एक शब्द समूह के लिए और भाषा की संरचना। शब्द समुदाय की तुलना का मतलब है शब्दों की उनके अर्थ के आधार पर तुलना करना। तो शब्द समुदाय शब्दों के आधार पर उसकी तुलना करना है। संरचनात्मक तुलना का अर्थ है ध्वनि विज्ञान, आकृति विज्ञान और वाक्य विन्यास के आधार पर भाषा की तुलना करना है। यदि अनुवाद करने के लिए सामग्री कथित रूप में नहीं लिखी गई है तो इसे अनुवादित करते लक्ष्य भाषा में लिखने की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए दोनों लेखन शैलियों की तुलना जरूरी हो सकती है। अंततः अनुवाद में भाषा विज्ञान दृष्टिकोण के आधार पर ध्वनि विज्ञान, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ, लेखन आदि का अध्ययन शामिल होता है। अनुवाद के इन सभी तरीकों में मूल और लक्ष्य भाषा की तुलना की जरूरत होती है। अब तुलना की जाएगी दोनों की। कहीं कहीं कुछ अनुवाद होते हैं जो मौखिक होते हैं, उसको लिखित में कर देते हैं, मौखिक अनुवाद को, जैसे साक्षात्कार हुआ किसी का, वो मौखिक रूप में होता है। उस साक्षात्कार को सीधे सीधे अनुदित रूप में लिख सकते हैं। अन्य शब्दों में अगर भाषा के कथित और लिखित दोनों रूपों को ध्यान में रखा जाए तो ध्वनि विज्ञान, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ और लेखन, ये 6 भाषा के घटक हैं। इनसे भाषा का निर्माण होता है। इस प्रकार भाषा विज्ञान वो विज्ञान है जो भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। इन 6 घटकों या शाखाओं में विभाजित है ध्वनि विज्ञान, शब्द विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान और लिपि विज्ञान। अब ये जो है ये अनुवाद में इसका प्रयोग है, अनुवाद में इसका प्रयोग है इन विज्ञानों का। अनुवाद में ऊपर बताए गए अनुसार ध्वनि, शब्द, रूप जैसे इन 6 दृष्टिकोणों के आधार पर मूल और लक्ष्य भाषा की तुलना की जानी चाहिए। इसलिए अनुवाद भाषा विज्ञान इन 6 शाखाओं से संबंधित है। इसमें इसका संबंध है कि वाक्य जब बनाएंगे हम और उस वाक्य को जोड़ जोड़ के जब हम आगे उस पूरे विषय को हम प्रस्तुत करेंगे, समझिए पूरी पुस्तक को लिखी जा रही है, पूरी पुस्तक को लिखेंगे, सारी पुस्तक को लिखेंगे, तो हम इन पे ध्यान देंगे, इनकी तुलना करेंगे। भाषा विज्ञान की श्रेणियां और अनुवाद। एककालिक, बहुकालिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी आदि को श्रेणी माना जाता है। ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान को भाषा विज्ञान की शाखाएं के रूप में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान पुस्तक में उल्लेखित किया गया है। भाषा विज्ञान भाषा या भावों के एक समय कई समय तुलना, भिन्नता या उपयोग के अध्ययन, विश्लेषण और संबंधित सिद्धांतों को निर्धारित करने वाला विज्ञान है। भाषा विज्ञान की 5 श्रेणियां या प्रकार हैं: समकालिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक, व्यतिरेकी और अनुप्रयोग। इनमें समकालिक में हम एक भाषा के एक समय के रूप का सूक्ष्म परीक्षण करते हैं। इतिहास में हम समकालिक सूक्ष्म परीक्षाओं की एक श्रृंखला की जांच करके इसकी ऐतिहासिकता को देखते हैं। तुलना में 2 या ज़्यादा भाषाओं की तुलना करके
मुख्य रूप से समानताएं को पहचानते हैं। व्यतिरेकी में दो भाषाओं की तुलना के माध्यम से उनकी प्रतिक्रियाएं पहचानते हैं, अर्थात दो भाषाओं में मौजूद व्यतिरेकी को पहचानते हैं। अनुप्रयोग में भाषा विज्ञान द्वारा प्राप्त सिद्धांतों जानकारियों का भिन्न भिन्न इलाके में उपयोग करते हैं। तो यहाँ इनका कैसे प्रयोग होता है ये हमने अभी स्पष्ट किया है। समकालिक भाषा विज्ञान, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, इन्हें क्रमशः सिंक्रोनिक और डायक्रोनिक कहा जाता है। समकालीन उस भाषा विज्ञान की श्रेणी के संदर्भित करता है जिसमें हम एक भाषा को एक समय बिंदु पर पढ़ाई करते हैं। अनेक कालों के क्रमिक पढ़ाई को ऐतिहासिक कहा जाता है। समकालिक को कुछ लोग समकालिकता या संगकालिकता भी कहते हैं। इसी प्रकार ऐतिहासिकता को कालक्रमिकता भी कहा जाता है। ऐतिहासिक या कालक्रमिक भाषा विज्ञान को ऐतिहासिक भाषा विज्ञान भी कहा जाता है। ऐतिहासिकता अंततः अनेक कालों की पढ़ाई की कालक्रमिक क्रमबद्धता होती है। इस प्रकार मूलतः ऐतिहासिक भाषा विज्ञान समकालीन भाषा विज्ञान। तुलनात्मक भाषा विज्ञान, व्यतिरेकी भाषा विज्ञान। तुलनात्मक भाषा विज्ञान में दो या ज्यादा भाषाओं की तुलना करके व्याकरण की समरूपता को पहचानते हैं और उनके आधार पर निष्कर्ष निकलते हैं कि दो या अधिक भाषाएं एक ही स्रोत से उत्पन्न हुई हैं। भाषाओं के परिवार वर्गीकरण के आधार पर इस तुलनात्मक पढ़ाई में प्राप्त समरूपताएं होती हैं। गहराई से देखने पर पता चलता है कि इनमें से केवल एक समय की भाषा विज्ञान की नींव ही निहित है। एक या एक से अधिक भाषाओं के एक ही समय के अध्ययन के आधार पर अन्य भाषाएं स्थापित की गई हैं। मिसाल के लिए तुलना और व्यतिरेकी का भाषा विज्ञान लिया जा सकता है, जो अनुवाद के साथ सीधे संबंध रखता है। इसमें दो भाषाओं की तुलना की जाती है, लेकिन दो भाषाओं के एक ही काल के विश्लेषण के बिना तुलना मुमकिन नहीं है। ये समान काल मूल भाषा के लिए अनुवादित की जाने वाले सामग्री का काल है तथा लक्ष्य भाषा के लिए अनुवादित की जाने वाली सामग्री का काल है। तो जो अनुवादित की जाने वाली सामग्री का काल तथा लक्ष्य भाषा के लिए अनुवादित की जाने वाली सामग्री का काल दोनों हैं, जो मूल भाषा के लिए है और लक्ष्य भाषा के लिए। तो व्यतिरेकी विश्लेषण पर हम और आगे बात करेंगे, जिसको हम समझें। तुलना में तो हम समझ गए हैं कि दोनों की तुलना हो रही है। व्यतिरेकी में क्या है? व्यतिरेकी का अर्थ है विपरीतता। जब एक भाषा बोलने वाला व्यक्ति दूसरी भाषा सीखता है तो दोनों भाषाओं की समानताएं भाषा सीखने वाले व्यक्ति के लिए जटिलता नहीं बनती, बल्कि दोनों में व्यतिरेकाएं ही जटिलताएं उत्पन्न करती हैं। व्यतिरिक्त सूक्ष्म परीक्षण के आधार पर व्यतिरेकी पहचान करके फिर उन पर ध्यान केंद्रित करके भाषा सीखना आसान हो जाता है। इसी तरह अनुवाद में दो भाषाओं की व्यतिरेकाएं ही जटिलताएं उत्पन्न करती हैं, समानताएं नहीं। इसलिए भाषा शिक्षण और अनुवाद के लिए व्यतिरेकी का भाषा विज्ञान बहुत लाभदायक है। तो विपरीतता है, समानता तो ठीक है, समानता हम समझते हैं समान है। विपरीतता जो है वो जटिलता उत्पन्न करती है। तो एक शब्द है, उस शब्द का विपरीत अर्थ क्या होगा, तो वहां पे हम जटिलता होती है, वहां पे हमें समझ की जरूरत है कि कितना हम समझ के उसका अनुवाद करें। व्यतिरेकी भाषा विज्ञान में दो भाषाओं की तुलना करके इन दोनों की व्यतिरेकी पहचान करते हैं। व्यतिरेकी करते हैं भिन्नता या विपरीतता। दो भाषाओं के अनुवाद में ये व्यतिरेक अनुवादक के लिए जटिलता उत्पन्न करते हैं। इससे इस तरह की समझा जा सकता है, जब अनुवादक एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करता है तो जब दोनों भाषाओं में समान संरचनाएं होती हैं तो उनके अनुवाद में कोई जटिलता नहीं होती, लेकिन असमान अर्थात दोनों भाषाओं में व्यतिरेकी होने पर वहां अनुवादक को अनुवाद करने का एक तरीका तलाश करना होता है। इस प्रकार व्यतिरेकी विश्लेषण के माध्यम से अनुवादक
के सामने आने वाली सभी संभावित जटिलताओं को पहचान से जान लिया जा सकता है और अनुवादक सावधान रहता है। इसलिए व्यतिरेकी भाषा विज्ञान में की गई दो भाषाओं की व्यतिरेकी का सूक्ष्म परीक्षण अनुवाद के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो व्यतिरेकी को मैं और आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया हूं, जिससे आप व्यतिरेकी को समझ सकें। ध्वनियों में अंतर के कारण अक्सर व्यक्तिगत नामों में अनुवादक के लिए समस्याएं पैदा होती हैं, विशेषकर तब जब अनुवादक के रूप में कम काम करता है। भिन्नता भाषा विज्ञान अनुवाद के लिए बहुत उपयोगी है। तो जब हम अनुवादक के रूप में काम करते हैं तो वहाँ भाषा विज्ञान में अनुवाद के लिए जो उपयोगी होते हैं वो भिन्नताओं को हमें समझना चाहिए। सिद्धांत भाषा विज्ञान, अनुप्रयोग भाषा विज्ञान। सिद्धांत भाषा विज्ञान में भाषा से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों को परिभाषित करते हैं। अनुप्रयोग भाषा विज्ञान वो विज्ञान है जो भाषा की पढ़ाई और सूक्ष्म परीक्षण करता है। अनुप्रयोग भाषा विज्ञान क्रियान्वयन के अनुसार जो भाषा विज्ञान से प्राप्त सिद्धांतों का उपयोग भाषा शिक्षण, अनुवाद, शब्दकोश निर्माण, किसी के उच्चारण को सुधारना, लेखन को सुधारना और ढंग पर चर्चा जैसे अन्य विषयों पे करता है। तो इसके प्रयोग के बारे में अभी मैंने आपको बताया। अनुप्रयोग का प्रयोग कहाँ होता है? अनुप्रयोग भाषा विज्ञान में अनुप्रयोग शब्द अंग्रेजी में अप्लाइड का समरूप शब्द है। अर्थात अनुप्रयोग भाषा विज्ञान वो है जो भाषा विज्ञान से प्राप्त सिद्धांतों का मनुष्य जाति की जरूरतों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग करता है। सीधे शब्दों में कहें तो भाषा विज्ञान से संग्रहित सिद्धांतों का विभिन्न विषयों में उपयोग करना ही अनुप्रयोग भाषा विज्ञान है। भाषा शिक्षण के लिए भाषा विज्ञान का उपयोग अनुप्रयोग भाषा विज्ञान कहलाता है। पीटर कॉर्डर की एक पुस्तक का नाम है इंट्रोडक्शन टू अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, लेकिन इसमें केवल भाषा शिक्षण का विषय उठाया गया है। इस प्रकार उनके दृष्टिकोण में अनुप्रयोग भाषा विज्ञान और भाषा शिक्षण भाषा विज्ञान का एक ही अर्थ रखते हैं। अनुप्रयोग भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन, विश्लेषण या उसके निष्कर्षों को दूसरे कार्यों में उपयोग करने वाले भाषा विज्ञान की एक शाखा है। मिसाल के लिए उच्चारण से संबंधित दोषों को दूर करना, टंकन यंत्र के कुंजीपटल को किसी विशिष्ट भाषा के लिए विशिष्ट समय पर क्रम निर्धारित करना या मातृभाषा या अन्य भाषाओं की शिक्षा प्रदान करना, शब्दकोश संरचनाएं और भाषा की पाठ्य पुस्तकों या व्याकरण तैयार करने भी अनुप्रयोग भाषा विज्ञान के अधीन आते हैं। तो जहाँ पे भाषा विज्ञान का अनुप्रयोग होता है, अप्लाई करेंगे, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है। भाषा विज्ञान की शाखाएं। भाषा विज्ञान में भाषा से संबंधित सभी विषय शामिल हैं। इन विभिन्न विषयों जैसे ध्वनि विज्ञान, वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान और अन्य को यहाँ भाषा विज्ञान की शाखाएं कहा जाता है। इन्हें भाषा के अध्ययन के क्षेत्र के रूप में भी जाना जा सकता है। इन शाखाओं क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण है और कुछ सहायक हैं। यहाँ दोनों को पृथक लिया जाता है। प्रोक्ति विज्ञान किसी विषय को बताने के लिए उपयोग किए जाने वाले वाक्य के उस समूह को प्रोक्ति कहता है, जिसमें कई वाक्य एक दूसरे से संबंधित होकर अर्थ और संरचना को दृष्टिकोण से एक इकाई बन जाते हैं। अंग्रेजी में डिस्कोर्स शब्द का प्राचीन शब्द है। मतलब एक प्रोक्ति मतलब एक पैराग्राफ है, कई वाक्य मिलकर एक प्रोक्ति बनते हैं, एक इकाई बनते हैं। वाक्य विज्ञान वाक्य को भाषा की मूलभूत सरल इकाई मानने की प्रथा बहुत पुरानी है और अब भी कई भाषा शास्त्र और व्याकरणज्ञ इसी विचार में हैं। अतः वाक्य से रूप, ध्वनि और अन्य चीज़ों की संरचना के बारे में पारंपरिक अध्ययन रहा है और अभी भी है।
लेकिन ऊपर हमने जो देखा उसके आधार पर वाक्य को भाषा की मूलभूत सरल इकाई मानने की बजाय इसे एक प्रवचन के सूक्ष्म परीक्षण में मिलने वाली एक इकाई के रूप में मानना ज़्यादा उचित है। तो वाक्य को भाषा की मूलभूत सरल इकाई, अब ये जो वाक्य बने गए जिसमें शब्दों को मिलाकर वाक्य में जब ध्वनियों का उसका रूप के आधार पर बनता है तो उसमें ज़्यादा हमें सावधानी बरतनी चाहिए। रूप विज्ञान, रूप विज्ञान में भाषा में उपयोग किए जाने वाले रूपों की पढ़ाई की जाती है। प्रवचन में वाक्य मिलता है, उसी प्रकार वाक्य में रूप मिलता है। राम ने रावण को बाण से मारा, वाक्य में 4 रूप हैं। राम ने कर्ता कारक, राम को कर्म कारक, बाण से कारक कर्ण कारक, मारा, मारा धातु भूतकालिक रूप। रूप विज्ञान में रूप रचना की पढ़ाई होती है। पश्चिमी भाषाविद भी रूप विज्ञान में शब्द निर्माण को ध्यान में रखते हैं और कई भारतीय भाषाविशेद भी उनका अनुसरण करते हैं। तो रूप विज्ञान उस वाक्य में, जो वाक्य में रूप मिलता है, उसमें जो समझ मिलती है, रूप रचना की पढ़ाई है। इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक एक शब्द मिलकर उस वाक्य में अर्थ देते हैं और उससे हमें एक रूप मिलता है। शब्द विज्ञान, पश्चिम में इस प्रकार का कोई भी विभाग भाषा विज्ञान के अधीन नहीं है। शब्द विज्ञान और इसके लिए अंग्रेजी शब्द वर्डोलॉजी बनाए गए शब्द हैं। शब्द विज्ञान हिंदी वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान आदि के साथ सादृश्य में है। वहीं ये फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी आदि के साथ भी सादृश्य में। अंग्रेजी में कुछ लोग सॉलियल को लेक्सिकोलॉजी में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन लेक्सिकोलॉजी शब्द का विज्ञान है जो पूरी तरह से भिन्न है। कुछ लोग मॉर्फोलॉजी में इसके कुछ पहलुओं को लेना चाहते हैं, लेकिन शब्द की संरचना, शब्दों का उत्पादन, एक भाषा द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों के भंडार का उपयोग, संरचना, इतिहास और वर्गीकरण, एक भाषा के शब्दों का इतिहास, इसमें बदलाव के कारण और दिशाएं और शब्दों से संबंधित विभिन्न प्रकार की पढ़ाई रूप विज्ञान में उपयुक्त रूप में नहीं लिया जा सकते, क्योंकि रूप विज्ञान रूप या विज्ञान है, शब्द नहीं है। तो शब्द विज्ञान की को लेकर हम फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी को लेकर जो है इसमें शामिल करते हैं। एक्वेस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान में यदि हम रूपों या शब्दों का सूक्ष्म परीक्षण करते हैं तो हम ध्वनि तक पहुंचते हैं। इसे स्वन भी कहा जा सकता है। ध्वनि विज्ञान में हम इन ध्वनियों की पढ़ाई करते हैं। दरअसल इस ध्वनि की पढ़ाई करने के 2 तरीके हैं। एक विशुद्ध सैद्धांतिक है जिसमें हम ये जानकर प्राप्त करते हैं कि कौन सी ध्वनि किस उच्चारण अंग द्वारा उच्चारित की जाती है। इसके अलावा एक भाषा की ध्वनि के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती, बल्कि सामान्यतः स्वर और व्यंजन के बीच का फर्क, स्वर और व्यंजन का श्रेणीकरण, अक्षर, बलाघात और अनुतान जैसे विषयों पर चर्चा करते हैं। ध्वनि विज्ञान का दूसरा रूप भाषा से संबंधित है, जिसमें हम भाषा द्वारा भाषा विशेष ध्वनियों पर चर्चा करते हैं। इसमें भाषा द्वारा भाषा विशेष ध्वनियों का श्रेणीकरण, उस भाषा में उपयोग की जाने वाली ध्वनियों की संरचना, बलाघात, अनुतान, संधि, संहिता जैसे विषयों की चर्चा होती है। अंग्रेजी में पहले को फोनेटिक्स और दूसरे को फोनोलॉजी कहा जाता है। हिंदी में इसके लिए कई शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। अब प्रायतः फोनेटिक्स को स्वन विज्ञान और फोनोलॉजी को स्वन प्रक्रिया कहने लगे हैं। स्वन प्रक्रिया को भाषा विज्ञान के संरचनावादी संप्रदाय के लोग स्वनिम विज्ञान भी कहते हैं। ये फोनोलॉजी और ऐतिहासिक ध्वनि विज्ञान को भी कहते हैं। ध्वनियों का अध्ययन मुख्यतः भाषा विशेष के प्रसंग में एक कालिक, कालक्रमिक, तुलनात्मक एवं व्यतिरेकी आदि प्रकार का हो सकता है।
अर्थ विज्ञान, सेमैटिक्स, भाषा के अर्थ के भाग की पढ़ाई अर्थ विज्ञान का विषय है। इसमें अर्थ क्या है, अर्थ कैसे निर्धारित होता है, यह कितने प्रकार का है, अर्थ में बदलाव होने के कारण, उनकी दिशाएं, समानार्थक, विलोमार्थक और बहुअर्थक जैसे विषयों की पढ़ाई की जाती है। अर्थ विज्ञान में अर्थ की पढ़ाई एक ही समय में, कालक्रम में, तुलना में और उपवादों में हो सकता है। इसके अलावा अर्थ विज्ञान में शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द समूह, पद समूह, वाक्य, प्रोक्ति, मुहावरे, कहावतें आदि सभी के लिए अर्थ का अध्ययन किया जाता है। इस संदर्भ में प्रकरणार्थ विज्ञान, प्रैग्मैटिक्स नामक अवधारणा का भी जिक्र किया जा सकता है। ये अर्थ विज्ञान का एक भाग है। तो यहाँ तक हमने भाषा विज्ञान को समझा। आगे के अध्याय में अनुवाद को उसके साथ संबंध कराकर अगले व्याख्यान में हम देखेंगे। अब इसमें जो अंतिम रूप में हम ये देख रहे हैं कि कुछ मानविकी शब्दावली को मैंने यहाँ पे दिया है, जिससे जो है आपको शब्दावली का ज्ञान उत्पन्न हो, ताकि अनुवाद में आपको इसकी सहायता मिले और अनुवाद करते समय आप इनका प्रयोग करें। डिसिप्लिन, अनुशासन, कंपैशन, करुणा, फिलॉसफी, दर्शन, सोसाइटी, समाज, चैरिटी, दान, कम्युनिटी, समुदाय, रेस, जाति, ह्यूमन, मानव, कल्चर, संस्कृति, क्लासिकल, शास्त्रीय, स्टडीज, अध्ययन, क्रोनोलॉजी, कालक्रम, फ्रीडम, स्वतंत्रता, म्यूजियोलॉजी, संग्रहालय विज्ञान, सिविलाइजेशन, सभ्यता, बिहेवियर, व्यवहार, रूरल, ग्रामीण, सिटीजन, नागरिक, फोकलोर, लोक साहित्य, पेडागॉजी, शिक्षा शास्त्र, पॉलिटिक्स, राजनीति, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, लिटरेचर, साहित्य, एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांस, थियोलॉजी, धर्मशास्त्र, इंस्टीट्यूशन, संस्था, ह्यूमैनिटी, मानवता, फील्ड वर्क, क्षेत्र कार्य, सब फील्ड, उपक्षेत्र, बायोमेडिकल, जैव चिकित्सा, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। तो ये कुछ शब्दावली हैं जो आपके आप अनुवाद जब करेंगे तब इसका प्रयोग होगा। संदर्भ पुस्तक, ग्रंथ और अन्य प्रकाशन, अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि, भोलानाथ तिवारी, अनुवाद विज्ञान की भूमिका, कृष्ण कुमार गोस्वामी। वेबसाइट पर उपस्थित अन्य प्रकाशन, इन सब से संदर्भ के रूप में सामग्रियों को लिया गया है, सामग्रियों को प्रस्तुत किया गया है, उदाहरणों को लिया गया है, इन सब से इसमें प्रस्तुत किया गया है, इसमें जोड़ा गया है, ताकि ये व्याख्यान सफल हो, आप अच्छी तरह से इसको समझ सकें और मेरे व्याख्यान को अच्छी तरह से समझकर आप इसका प्रयोग कर सकें। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।